फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जावा के कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं दिस कीवर्ड के बारे में। दिस का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। हालांकि दिस के बहुत सारे यूजेस हैं, उसमें उनमें से अभी हम लोग कुछ यूजेस को पढ़ेंगे और उसके बाद हम और भी आगे आने वाली वीडियोस में सारी चीजें देखेंगे। तो यार सबसे पहले ना, अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप इसको एक्सेस करो, क्योंकि जब तक आप ये सारे वीडियोस नहीं देखोगे आप जावा में मास्टरी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको जावा बहुत अच्छी तरह से सीखना है तो इस पूरे वीडियोस को एक्सेस करो। और आप यहाँ से ना इस प्लेलिस्ट को आप बुक मार्क भी कर सकते हो। देखो जैसे मैंने बुक मार्क करके लिखा है, करके रखा है। आप यहाँ पर क्लिक कर सिंपली डन कर दीजिए। डन करने के बाद जब भी आप नया टैब ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर इस तरह से आएगा जो भी आप नाम दोगे। इस नाम पर सिर्फ आप क्लिक कर दोगे तो आप ऑटोमेटिकली इस प्लेलिस्ट पर आ जाओगे। तो ये आसानी से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो आप इसको यहाँ से बुक मार्क कर लो। ओके। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि दिस कीवर्ड का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पर किस तरह से करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स क्लास बनाई है अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब जब कॉम्प्लेक्स क्लास है तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करने के लिए लेट से हम यहाँ पर दो वेरिएबल बना लेते हैं, ए एंड बी नाम से। ओके, प्राइवेट इंट बी। अब हमने कंस्ट्रक्टर सीखा था, राइट। तो अगर हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, क्लास। ऐसे इस तरह से हमने ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया है। और इसमें लेट से जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू मैं इसमें दे दे रहा हूँ। अब कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं, इसका यूजेस क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। इसी तरह से मैं एक और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, जिसमें मैं क्या करूंगा, इंट ए वन कामा इंट बी वन, इसमें मैं दो आर्गुमेंट्स पास करूंगा और ए में मैं ए वन रख दूंगा और बी में मैं बी वन इस तरह से कर दूंगा। ओके। और मैं सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर। और इसी को मैं सिंपली यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। अब ये फंक्शन है तो इसका रिटर्न टाइप होगा, तो मैं यहाँ पर वायर्ड कर देता हूँ। और फंक्शन का नाम मैं लेट से डिस्प्ले कर देता हूँ। और ये इसमें कोई भी आर्गुमेंट हम लोग पास नहीं करेंगे। और सिंपली हम लोग क्या लगाएंगे, सिस आउट लगाएंगे। और यहाँ पर हम लोग ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ए प्लस आई और बी के फॉर्म में हम लोग वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होती है ऐसे ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में वैल्यू को ये सिंपली प्रिंट कर देगा, है ना। अब इसके अंदर मैं सिंपली मेन फंक्शन बना लेता हूं मैं यहाँ पर। ये हो गया हमारा मेन फंक्शन। अब ये हो गया हमारा मेन फंक्शन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक कॉम्प्लेक्स क्लास का हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट से सी। और न्यू कॉम्प्लेक्स करके हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आपको ये बात पता है यार कि जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया होगा तो ये कंस्ट्रक्टर चला होगा, है ना। ये वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ होगा। अगर मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं और इसमें मैं दो आर्गुमेंट्स लेट से पास करूं, 5, 6, तो इस वाले ऑब्जेक्ट के बनने पर ये दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर चला होगा, एग्जीक्यूट हुआ होगा। चले होने से मतलब है एग्जीक्यूट हुआ होगा, है ना। अब ये सारी चीजें आपको पता है। अब यहाँ बताइए, जो ये कंस्ट्रक्टर है तो क्या हम इसे इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बोलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये स्टेटिक नहीं होता। हमें सीखा था हमने ना कि कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो स्टेटिक नहीं हो सकते। अब उस पर हम बात नहीं, तो ये भी हमारा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। जो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है वो भी हमारा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। इनफैक्ट जितने भी कंस्ट्रक्टर होंगे वो हमेशा कौन से होंगे, इंस्टेंस ही होंगे, है ना। जो ये हमने डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पर बनाया है ये भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन जो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। इसी तरह से हमारे पास स्टैटिक फंक्शन भी होते हैं, आपको ये बात पता है यहाँ पर। और यहाँ पर डुप्लीकेट है ना, मैं इसका ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर लेता हूँ, है ना। तो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन आपको पता है। अब आप दिस कीवर्ड के बारे में सुनिए। दिस कीवर्ड कहाँ कहाँ होगा पहले ये समझिए। दिस कीवर्ड जैसे ये हमारे पास क्लास है तो हर एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के अंदर पाया जाएगा। मतलब कि वो होगा, जो दिस है। अब वो ना दिस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है। दिस क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है उस ऑब्जेक्ट का जिसकी ये क्लास है। जैसे कॉम्प्लेक्स क्लास है तो ये तो जो दिस होगा वो एक रेफरेंस वेरिएबल होगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा, है ना। जैसे अगर जैसे हम दिस की बात करें तो वो एक सिंपली आप कह लीजिए रेफरेंस वेरिएबल है, लेकिन उसका टाइप क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। और वो कहाँ कहाँ होगा, जितने भी आपने इंस्टेंस मेंबर फंक्शन अपनी क्लास में बनाए होंगे उन हर एक क्लास में वो होगा। जैसे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक दिस ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल होगा, इसके भी अंदर होगा, डिस्प्ले के अंदर भी होगा। क्या मेन फंक्शन के अंदर होगा,
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेन इंस्टेंस नहीं, स्टेटिक मेंबर फंक्शन है ना। तो मैं यहाँ पर मेन को भी लिखता हूँ। मेन क्या है? मेन के अंदर नहीं है, क्योंकि ये इंस्टेंस नहीं है, ये स्टेटिक है, स्टेटिक मेंबर फंक्शन है ना। तो इसके अंदर दिस नहीं होगा, है ना। जो दिस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है वो इस मेन फंक्शन के अंदर नहीं होगा। तो दिस कहाँ कहाँ होगा ये आपको क्लियर हुआ। अब दिस करता क्या है? दिस क्या किस लिए यूज होता है? देखिए, अगर दिस रेफरेंस वेरिएबल है तो उसमें हम किसी न किसी क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रख सकते हैं। जैसे ये वाला जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया सी, जो हमने सी ऑब्जेक्ट बनाया, तो इस ऑब्जेक्ट के बनने पर क्या ये वाला हमारा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ होगा? यस। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो दिस है वो हमारे इस ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? जैसे हम यहाँ पर सी को क्या बोल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली सी में एक रेफरेंस वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट तो हमने इधर डायनेमिकली बनाया है ना। तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को इस मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है तो हम लोग सी का यूज करते हैं, क्योंकि सी में इस वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस वाले ऑब्जेक्ट को इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक्सेस करना चाहते हो तो आप दिस का यूज करोगे। क्यों? क्योंकि दिस जो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर है, वो हमारे इस वाले ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। जैसे मेन के अंदर हमारे इस वाले ऑब्जेक्ट को ये सी रिफर कर रहा है, वैसे इस वाले ऑब्जेक्ट को हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर दिस रिफर करेगा। समझ में बात आई? तो मेन के अंदर जैसे सी है वैसे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दिस है, सिंपल सी बात है ना। बिल्कुल। और हम क्यों कह रहे हैं कि इसी वाले ऑब्जेक्ट को जो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दिस है वो रिफर करेगा। हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि इस वाले ऑब्जेक्ट को जो इस वाली कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस होगा वो रिफर करेगा। नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट बना होगा तो इसके लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसी ऑब्जेक्ट को दिस रिफर करेगा। यानी कि सिंपली अगर मैं बोलूं तो दिस क्या करता है, दिस रिफर टू कॉलर ऑब्जेक्ट। मतलब कि जिसके लिए वो जिस जैसे ये कॉम्प्लेक्स है इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, तो ये मेंबर फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा उस ऑब्जेक्ट को दिस रिफर करेगा। समझ में बात आई? जैसे इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए C1 जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो दिस होगा वो हमारे इस वाले ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, है ना। तो ये होता है दिस का कॉन्सेप्ट। अब बहुत सिंपल हो गया ये। अब देखिए समझिए आप, जैसे अब हम दिस के यूजेस देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर अगर मैं यहाँ पर सी, सॉरी, वन सेकेंड। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर सी डार्ट करके मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँ, यार करंट क्यों मार रहा है। अगर मैं यहाँ पर दिस डॉट में डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लूँ, तो क्योंकि ये डिस्प्ले फंक्शन सी ऑब्जेक्ट के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर जो दिस होगा वो हमारे इस ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। तो दिस हमेशा कॉलर ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। जैसे अब मान लीजिए अगर मैं C1 के लिए भी डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लूँ तो, हाँ, तो जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो जो डिस्प्ले के अंदर दिस होगा वो हमारे सी वाले ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। और जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो जो डिस्प्ले फंक्शन है उसके अंदर दिस होगा वो हमारे C1 ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। यानी कि जब कॉलर ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो दिस उसको रिफर करने लगेगा, है ना। तो दिस जो मेंबर फंक्शन के अंदर दिस होता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, वो कई सारे ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकता है, लेकिन एक टाइम पर एक ही को रिफर करेगा, जो भी कॉलर ऑब्जेक्ट होगा उसको। तो सिंपल सी बात आपको समझ में है कि दिस किसको रिफर करता है। अब देखिए, जैसे हम मैं यहाँ पर लेट से मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पर हमने इसे प्रिंट कर दिया। देखिए, तो हमारा यहाँ पर दोनों के लिए प्रिंट हो रहा है। इसके लिए 10 प्लस I20 प्रिंट होगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के बनने पर ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा तो उसके मेंबर फंक्शन को यहाँ पर इनिशियलाइज कर देगा। और ये वाला चलेगा, जब ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा C1 तो उसके लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। इसमें हमने जो 5 6 वैल्यू पास की है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर, है ना। तो वही यहाँ पर हो रहा है। देखिए सब कुछ प्रिंट हो रहा है, परफेक्टली वैलिड है। अब जैसे बताइए कि जब हमने ये वाला ऑब्जेक्ट बना था, इसमें हमने 5 और 6 मतलब 5 और 6 पास कर दिया,
तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो a1 और b1 की वैल्यू है उसे हम a और b में असाइन कर रहे हैं। देखिए जो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, क्या इसके अंदर जो हम ऑब्जेक्ट यानी वेरिएबल बना रहे हैं, तो क्या मैं ए और बी नाम से नहीं बना सकता? मैं बना सकता हूँ ए और बी नाम से। और अगर हमने इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोल रहे हैं क्या है ये फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं, है ना। तो फॉर्मल आर्गुमेंट्स हमने क्या किया कि जो ये वाले आर्गु मतलब हमने क्लास के अंदर मेंबर बनाए हैं उसका हमने सेम नाम रख दिया, एग्जैक्ट सेम नाम रख दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू ए लिखेंगे और बी इक्वल टू बी लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हा? अब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये राइट हैंड साइड वाले ए बी है वो हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं, और जो लेफ्ट साइड में ए एंड बी है वो हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ, तो अगर आपको स्कोप के कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, तो जैसे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर जो ये लोकल वेरिएबल ए एंड बी मिले हैं इनको प्रियोरिटी दी जाएगी। यानी कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर के अंदर जहां कहीं भी मैं ए और बी यूज करूंगा वो ये लोकल वाले माने जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपने लिखा ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी, तो आपने इन्हीं की वैल्यू इन्हीं में असाइन कर दी, है ना। तो देखिए यहाँ पर अब कुछ और ही रिजल्ट आएगा, दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर के लिए 0 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये कंस्ट्रक्टर बना होगा इसके अंदर जो ए एंड बी होंगे आपने उसमें वैल्यू रखी ही नहीं। क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स जब ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने फॉर्मल आर्गुमेंट्स की वैल्यू फॉर्मल आर्गुमेंट्स में ही असाइन कर दी। आपने इन फॉर्मल आर्गुमेंट्स की वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स में असाइन नहीं की। तो यहां पर दिस काम करेगा। दिस क्या करेगा, क्योंकि ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, तो इसके अंदर जो दिस होगा वो इस वाले ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। और अगर दिस हमारा इस वाले ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है तो इस C1 ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को हम दिस लगा करके एक्सेस कर सकते हैं, है ना। आपको पता है ना कि दिस हम डॉट लगाकर एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे दिस डॉट ए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस डॉट बी। समझ में बात आया? अब क्योंकि ये जो दिस है वो C1 को रिफर कर रहा है, तो मुझे C1 के जो मेंबर्स हैं ए एंड बी उसमें वैल्यूज को रखना है। अगर हमने सिंपली ए लिख दिया सिंपली बी लिख दिया तो हमारे जो फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं उनको प्रियोरिटी मिल जाएगी और वो हमारे ऑब्जेक्ट के मेंबर्स नहीं माने जाएंगे, बल्कि ये लोकल वाले जो फॉर्मल हैं वो माने जाएंगे। तो हमने क्या कहा कि नहीं, जो ये वाले फॉर्मल आर्गुमेंट्स ए एंड बी की वैल्यू है उसे हमें इस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स जो हैं ए एंड बी उसमें वैल्यूज को पहुंचाना है। तो हमने दिस का यूज कर लिया, दिस डॉट ए एंड दिस डॉट बी। तो ये क्या करेगा, रिजॉल्व कर देगा। तो जो राइट हैंड साइड में ए एंड बी है वो फॉर्मल वाले माने जाएंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में ए एंड बी लिखा है वो हमारे मेंबर्स वाले जो क्लास के अंदर हमने बनाए हैं वो माने जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने सही तरह से वैल्यू को रख दिया है। अगर मैं प्रोग्राम को रन करूं, देखिए यहाँ पर दूसरा वाला प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर दिस ने क्या किया, दिस ने यहाँ पर आप पहले वाले पॉइंट को पढ़िए, यूजिंग दिस कीवर्ड टू रिफर करेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। अपनी हम इस करेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं जिसका यूज करके। इन्हें हम बोलते हैं ना इंस्टेंस वेरिएबल, जैसे इन्हें इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। तो एक ये दिस का यूज है। दूसरा दिस का क्या यूज है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्लास के किसी भी मेंबर फंक्शन को हम लोग कॉल कर सकते हैं। जैसे जो ये पहला वाला ऑब्जेक्ट बना इसके लिए हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया और उसकी वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। हम चाहें तो यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल ना करें, इसको हमने कमेंट में कर दिया, क्योंकि हमें ये बात पता है कि जब ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये वाला हमारा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लें, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो वैल्यू को प्रिंट करेगा ना, है ना। डिस्प्ले फंक्शन जब कॉल होगा तो वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर मैं इसी डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। तो जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कॉम्प्लेक्स वाला ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो इस ऑब्जेक्ट के जो मेंबर्स ए एंड बी हैं उसमें वैल्यू चली जाएगी 10 एंड 20, और डिस्प्ले फंक्शन जब कॉल होगा तो उनकी वैल्यूज को प्रिंट भी कर देगा। देखिए मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को और देखिए 10 एंड 20 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। मैं इसको 100 और 200 कर दे रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 100 200 यहाँ पर आई प्रिंट हो रहा है।
अब जो यहाँ पर आपने किया डिस्प्ले फंक्शन, कंपाइलर इसको ऑटोमेटिक किस तरह में चेंज करेगा? अब बताइए, जैसे यहाँ पर आप एक बात समझिए कि ये डिस्प्ले फंक्शन जब हमने रन किया, यहाँ पर पहली वाली लाइन जो प्रिंट कर रहा है, तो ये वाला जो लाइन प्रिंट हो रहा है ये डिस्प्ले फंक्शन कर रहा है। ये डिस्प्ले फंक्शन कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा? बताइए। ये सी वाले ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा। क्यों? क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट बना तो ये कॉम्प्लेक्स कॉल हुआ, और कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने डिस्प्ले लिखा है, तो ये वाला जो डिस्प्ले होगा वो सी के लिए चलेगा। तो कंपाइलर इस लाइन को ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है डिस डॉट डिस्प्ले में, DISPLAY। ऐसे कंपाइलर इसको ना ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा इस तरह से, तो ये ज्यादा क्लियर हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर दिस डॉट करके कॉल कर लूँ फंक्शन को, कोई तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। अब ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो इसके अंदर जो दिस होगा वो हमारे इस वाले ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। तो जो हमने लिखा दिस डॉट डिस्प्ले, इसका मतलब कि हम जैसे मेन फंक्शन के अंदर सी डॉट डिस्प्ले लिख रहे थे, तो हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दिस डॉट डिस्प्ले लिखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते थे सी डॉट डिस्प्ले, आप समझ जाते थे कि ये डिस्प्ले फंक्शन हमारे ऑब्जेक्ट सी के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है। अब क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट सी के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है ये डिस्प्ले फंक्शन, तो इसके अंदर जो ए और बी है वो हमारे इस सी ऑब्जेक्ट के माने जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर ए और बी लिखना ये ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप यहाँ पर लिखिए दिस डॉट ए, क्या लिखिए? दिस डॉट ए लिखिए, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आप लिखिए दिस डॉट बी। अब क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर आपको दिस के बारे में पता है कि भैया दिस जो होगा वो उस ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा जिसने भी डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया होगा, है ना। तो यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को किसने कॉल किया? सी ने कॉल किया। तो ये दिस डॉट ए लिखना सी के ऑब्जेक्ट जो सी के मेंबर्स हैं उसको एक्सेस करने जैसा है। आपको और क्लियर हुआ? तो जैसे मेन फंक्शन के अंदर हमने सी डॉट डिस्प्ले लिखा था, अगर हमें डिस्प्ले फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर से कॉल करना है तो, लेकिन अगर हम डिस्प्ले फंक्शन इस कंस्ट्रक्टर के अंदर से कॉल करना चाहते हैं तो हम दिस डॉट डिस्प्ले लिखेंगे, इसको मोर क्लियर बनाएंगे। सिर्फ हमने डिस्प्ले कर दिया तो कंपाइलर ऑटोमेटिक इस तरह से उसे कन्वर्ट कर देगा, तो हम लोग खुद अपने से ही कर देते हैं और ये ज्यादा क्लियर होता है ना। तो मेन फंक्शन के अंदर सी डॉट डिस्प्ले लिखना कॉम्प्लेक्स इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट डिस्प्ले के बराबर है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा उसके मेंबर्स में। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या ए और बी लिखना ज्यादा क्लियर है? नहीं। तो यहाँ पर भी आप लिखिए दिस डॉट ए लिखिए, यहाँ पर भी आप लिखिए दिस डॉट भी लिखिए, सब कुछ कंफर्म करिए आप क्या हो रहा है ना। और अगर आपने हमारा ये वाला वीडियो देखा था जिसमें हमने आपको गेटर्स एंड सेटर्स के बारे में बताया था, तो यहाँ पर हमने अपने इक्लिप्स का यूज करके गेटर्स और सेटर्स मेथड बनाए थे, तो वहां पर दिस यूज हुआ था, आपने देखा था। उसमें हमने बोला था कि आपको वह सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो अब यहाँ पर और क्लियर हो, अब यहाँ पर और क्लियर हो गया। जब ये बनेगा ये वाला चलेगा, अब इसके अंदर जो दिस होगा वो सी को रिफर कर रहा है, तो दिस डॉट ए लिखना सी के अंदर जो मेंबर्स है ए उसको एक्सेस कर रहे हैं। दिस डॉट बी लिखना इसके मेंबर्स बी को एक्सेस कर रहे हैं। और दिस डॉट डिस्प्ले लिखना मतलब कि ये डिस्प्ले फंक्शन हमारे इस ऑब्जेक्ट के लिए एग्जीक्यूट होने वाला है, इसलिए हमने लिखा दिस डॉट डिस्प्ले। और यहाँ पर जब डिस्प्ले में आए तो जब यहाँ पर सुनिए, इसके अंदर जो डिस्प्ले के अंदर भी तो दिस होगा ना, तो वो भी हमारे सी को ही रिफर करेगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्प्ले आपने यहाँ से कॉल किया था और ये दिस किसको रिफर कर रहा है? सी को रिफर कर रहा है ना। ये थोड़ा आपको भले कंफ्यूजन लगता है लेकिन आई होप कि आपको कुछ भी नहीं लग रहा होगा, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए आपको। तो आई होप अब दिस का दो आपको यूजेस पता चला। और यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट पढ़िए, टू इन्वोक करंट क्लास मेथड। तो दिस का ये दूसरा उपयोग हमने आपको। तीसरा क्या है? कैन बी यूज एज ए मेथड पैरामीटर। बिल्कुल है। जैसे मान लीजिए आप ऐसा करिए, ये डिस्प्ले फंक्शन है, नहीं तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक यहाँ पर एक फंक्शन और बना देता हूँ। लेट से मैं अब ये ज़्यादा उतना अच्छा नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। लेट से इसका मैं लेट से सिंपली प्रिंट नाम रखता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं अभी कॉल करूँगा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी डॉट प्रिंट। मैंने क्या किया? सी डॉट प्रिंट को कॉल कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये इस प्रिंट के अंदर जो दिस होगा वो हमारे इस ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। तो मैं यहाँ से मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ये वाला डिस्प्ले फंक्शन, है ना। तो ये वाला डिस्प्ले फंक्शन किसके लिए चलेगा? हमारे सी के लिए चलेगा।
समझ बात आ रही है? क्यों? क्योंकि इस लाइन को ऑटोमेटिक कंपाइलर किस में रिफर कर देगा, दिस डॉट करके कन्वर्ट कर देगा ना, दिस डॉट डिस्प्ले। तो हमने डिस्प्ले को कॉल किया, दिस डॉट डिस्प्ले करके कॉल कर लिया। हम चाहें हम चाहें तो देखिए, अब इसके अंदर जो हमने ए और बी लिखे हैं वो हमारे इस सी के माने जाएंगे, है ना? ये बात समझ में आ रही है? तो हम चाहे ना तो यहां से अगर मैं दिस भी पास कर दूं ऐसे, दिस डॉट डिस्प्ले डॉट दिस, तो क्या होगा, हम अपने ऑब्जेक्ट को पास भी कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा सी डॉट प्रिंट, तो ये प्रिंट किसके लिए कॉल होगा, सी के लिए कॉल होगा। तो हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लिया। या तो मैं इसको अभी हटा भी सकता हूं क्योंकि कंपाइलर ऑटोमेटिक वो ऐड ही कर देगा, है ना? तो जब ये वाला लाइन चलेगा तो इस प्रिंट के अंदर जो दिस होगा वो सी को रिफर करेगा। तो हमने डिस्प्ले को कॉल करके दिस को पास कर दिया। और दिस को अगर पास कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एज अ ऑब्जेक्ट उसको पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें रिसीव भी करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेट्स से ओबीजे। तो यहाँ से हमने अपने इस ऑब्जेक्ट सी को पास कर दिया। दिस पास करना मतलब ऑब्जेक्ट सी को पास करने जैसा है ना? ऑब्जेक्ट सी को पास करने जैसा है। अब यहाँ पर हम चाहें तो पहली बात तो ये डिस्प्ले फंक्शन हमारे इसी ऑब्जेक्ट की कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर चाहे मैं चेंज करूँ या ना करूँ कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मैंने ऑब्जेक्ट को पास किया है तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज करना चाह रहे थे, तो हम यहाँ पर ओबीजे डॉट ए ओबीजे डॉट बी भी कर सकते हैं, है ना? और इसको मुझे कमेंट में करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी मुझे कमेंट में करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग डिस्प्ले की हमने ये चेंज कर दिया ना, तो हम आर्गुमेंट्स यहाँ पास नहीं करेंगे तो एरर आएगा। मैं इसको रन करता हूँ। तो हमने ऑब्जेक्ट सी के लिए कॉल किया है। देखिए इसके इसमें 100 और 200 होगा तो वही प्रिंट हो रहा है हमारा यहाँ पर, है ना? समझ में बात आया? तो हमने क्या किया, डिस्प्ले को फंक्शन को कॉल करते समय अपने ऑब्जेक्ट सी को पास कर दिया तो यहाँ पर रिसीव भी करना पड़ेगा, है ना? अच्छा आप बताइए, अगर मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ नीचे और यहाँ पर मैं दिस कर देता हूँ, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमको बताइए? सेम मिलेगा, है ना? जैसा हमने बताया कि इस लाइन को कंपाइलर किस तरह से चेंज करेगा, दिस डॉट डिस्प्ले दास दिस कर देगा, ऐसे कर देगा। तो अब इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर चाहे तो आप सी ऑब्जेक्ट के जो मेंबर्स हैं उनको दिस लगा करके एक्सेस करो, या ऑब्जेक्ट का यूज करके एक्सेस करो, किसी भी तरह से आप एक्सेस कर सकते हो, है ना? तो ये तीसरा यूजेस हमने सीखा दिस का, कि हम लोग अगर किसी दूसरे फंक्शन को ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए मुझे उस फंक्शन के अंदर सी चाहिए तो हम उसमें पास भी कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ आपको यहाँ पर नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा यार कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को दिस लगा करके एक्सेस कर रहे हैं तो हम पास ही क्यों करें? बिल्कुल सही बात है, हम पास क्यों करें? अब सपोज करिए कि आपने आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये हमारी एक क्लास है, कॉम्प्लेक्स क्लास है, आपके पास एक दूसरी क्लास है। उस दूसरी क्लास को उस दूसरी क्लास को अगर आपको इस सी ऑब्जेक्ट को पास करना है इस प्रिंट फंक्शन के अंदर से, मान लीजिए आप क्या कर रहे हो कि आपके पास एक दूसरी क्लास है, उस क्लास के फंक्शन को आप कॉल करके उस क्लास के फंक्शन को आप कॉल करके इस सी ऑब्जेक्ट को पास करना चाहते हो, तो प्रिंट के अंदर तो दिस लगा करके, प्रिंट के अंदर जैसे ही आपने दिस यूज किया मतलब आप सी को पा गए, आप ऑब्जेक्ट को पा गए। अब आपको इसको पास करना है उस फंक्शन के अंदर, दूसरी क्लास में है। तो क्या आपको लग रहा है कि उस दूसरी क्लास के अंदर जिस मेंबर फंक्शन को कॉल करके आप उसमें पास करोगे दिस, उसके अंदर जो दिस होगा क्या वो हमारे सी ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा? नहीं, है ना? जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपके पास एक दूसरी क्लास है, लेट्स से कार क्लास है। मान लीजिए आपके पास कार क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो आपने लिखा कार क्लास का जो ऑब्जेक्ट था उसका आपने लिखा कार ओबीजे डॉट, मान लीजिए रिसीव फंक्शन को कॉल कर लिया, आपने रिसीव फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये जो रिसीव फंक्शन दूसरी क्लास में बना है, तो इस रिसीव फंक्शन के अंदर जो दिस होगा वो इस वाले ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, है ना? और आपको क्या करना है, आपको ये वाला ऑब्जेक्ट पास करना है, तब तो आप यहाँ पर दिस पास करोगे, है ना? तो जो ये रिसीव फंक्शन होगा इस फंक्शन के अंदर अगर आपको इस ऑब्जेक्ट के मेंबर को एक्सेस करना है तो आप दिस यूज करोगे, और इस फंक्शन के अंदर क्योंकि आपने दिस पास किया जिसका टाइप कॉम्प्लेक्स है, तो इस फंक्शन में आपको जो आपका जो फॉर्मल आर्गुमेंट्स होगा उसको आपको कॉम्प्लेक्स टाइप का बना करके रिसीव करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर किया है ना?
अब आपको समझ में आया होगा कि हम लोग जब दिस को पास कर सकते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना? अब यहाँ पर हमने आपको पूरा अपनी अच्छे से हमने कोशिश किया कि समझा दूँ दिस का क्या यूज़ है। दिस के और भी कई सारे यूज़ हैं जिनको हम अपने आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।